अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत की सर्वोच्च अदालत से फाइनली वर्शिप एक्ट मामले में लगातार जो पिटीशंस हो रही थी सर्वे की, उस सब पर हथौड़ा चल गया है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने सब जगह इसको पर रोक लगा दी है और इसकी 8 हफ्ते बाद भारत सरकार इस पर जवाब देगी। उसके 4 हफ्ते बाद बाकी काउंटर एफिडेविट आएंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। तब तक इसे कहीं भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आज इस मसले की डिबेट और परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, जब से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने वर्शिप एक्ट में सर्वे इत्यादि को अलाउ किया था, उसके पश्चात 10 ऐसे बड़े मामले सामने आए थे जहां पर पूजा स्थल अधिनियम 1991 के इतर जाकर वाद दाखिल किए गए और उन वाद के आधार पर सर्वे रिपोर्ट्स कोर्ट ने तलब की। कोर्ट के आदेश पर तकरीबन 10 ऐसे प्रकरण चल रहे हैं देश भर में जहां पर इस तरह के मामलों में सर्वे के आदेश हुए। जो आपने हिंसा की परिणति बदायूं में देखी थी वो भी उन्हीं में से एक प्रकरण था, संभल में। उस कारण आपने महसूस किया होगा। और उसके पश्चात आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 मोटी मोटी बातें कही हैं। पहला, वर्शिप एक्ट 1991 के को चैलेंजेस को लेकर जो कुछ भी पिटीशंस हैं बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, आज उन सबको क्लब करके एक साथ सुना गया। आज उसकी फर्स्ट हेयरिंग CJI संजीव खन्ना ने की। तो 4 बातें उन्होंने मुख्य रूप से आज कही हैं। पहला, अब भारत की कोई भी अदालत धर्म स्थल अधिनियम 1991 के का जो एक्ट है उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी पिटीशन, कोई भी वाद मुकदमा अपने यहाँ इंटरटेन नहीं करेगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता। ये दूसरा मुख्य आदेश किया कि इस मामले में अब कोई नई पिटीशन, नया वाद भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो ऑनगोइंग केसेस चल रहे हैं 10, उन 10 केसों पे कोई रोक नहीं लगाई उन्होंने, लेकिन सभी अदालतों को मना किया कि कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा और कोई किसी तरह का सर्वे की प्रक्रिया भी, ऑर्डर भी नहीं की जाएगी। स्टे भले न किया हो, प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया, लेकिन ये बात ज़रूर कह दी कि कोई इंटरिम ऑर्डर भी नहीं होगा, कोई पूरा ऑर्डर, फुल ऑर्डर भी नहीं होगा और किसी तरह का कोई भी जजमेंटल या निर्णय उस पर नहीं लिया जाएगा। यह प्रमुख रोक है। अब वर्शिप एक्ट पर प्रॉपर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। बहनों भाइयों, जब अयोध्या वाला प्रकरण पर फैसला आया था, उस फैसले के पश्चात कुछ और पिटीशंस आई थी। जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे, तब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के जो प्रावधान थे उन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप मस्जिद या मंदिर या जो भी पूजा स्थल है उनका प्रारूप भले न बदल सकें, लेकिन हम सर्वे करने की इजाज़त देते हैं। यानी एक वो विंडो जस्टिस चंद्रचूड़ के समय खुल गई थी जिसके कारण कोर्ट में पिटीशन अलाउ होने लगी थी। वरना कोई कारण नहीं था कि 1991 के बाद से इधर 2019-20 तक कोई प्रकरण ऐसे नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही वो विंडो खुली जस्टिस चंद्रचूड़ के समय, उसी वक्त ये पिटीशंस आने लगी और सर्वाधिक चर्चित मामला आया था काशी विश्वनाथ के बगल में बनी हुई ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ का मामला आया था। वो पहला एक बड़ा हाईलाइटेड केस हुआ था और उसके बाद बैक टू बैक कई प्रकरण इसके 10 अब तक आ चुके। और जो आपने वायलेंस देखा वो आपने संभल में देखा। तो अब कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कोई केसेस दाखिल नहीं हो सकते हैं, कोई इंटरिम ऑर्डर भी नहीं हो सकता, कोई सर्वे भी नहीं हो सकता। भारत सरकार से जवाब मांगा गया था, जवाब आया नहीं। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद 4 हफ्ते का समय बाकी प्रतिवादियों को दिया है। एक चीज़ अलाउ कर दी है कोर्ट ने, वो ये की है कि इंटरवीन करने के लिए कोई आ सकता है, यानी इंटरवीनर अलाउ कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति जो अब ये दावा कर रहा है उस अधिनियम के चैलेंज में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन कर सकता है। इंटरवीन करेंगे, वो मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, कोई भी हो, वो जाएंगे तो उनको क्लब करके उनको भी सुना जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया की तरफ चला गया। लेकिन ये जो मुकदमे हो रहे थे कोर्ट के जरिए और सर्वे की प्रक्रियाएं हो रही थी,
ये अब बंद हो गई, अब ये नहीं की जा सकती। अब आप ये समझिए कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके पश्चात पूरे देश भर में जिस तरह का दंगा, बवाल, हिंसा, पूरे देश भर में अराजकता की स्थिति थी, तो तब की सरकार ने 1991 में पूजा स्थल अधिनियम लागू किया। उस अधिनियम में यह बात कही गई कि 15 अगस्त 1947 तक को कट ऑफ डेट रखी गई कि तब से जो अब तक की स्थिति, उसमें किसी प्रकार के धार्मिक स्थलों का रूप हम नहीं बदल सकते। अगर मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है। कट ऑफ डेट क्या रखी? 15 अगस्त 1947। अयोध्या वाला पहले का चल रहा था, इसलिए उस पर डिसीजन है, वो उस दायरे में नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद से के कोई भी प्रकरण होंगे तो वो कानूनी रूप से उसे इलीगल, गलत माना जाएगा। और ये जो 1991 का जो कानून था, ये रेट्रोस्पेक्टिव था। कानून को सामान्य तौर पर मसले ये होते कि जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से माना जाएगा, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव है, पीछे से लागू है। आया 1991 पर, लागू कब से है? 1947 15 अगस्त से। वो आज भी वो अधिनियम है हमारे पास, हम उसी से संचालित होते हैं। लेकिन वो जो विंडो खोल गए थे जस्टिस चंद्रचूड़, उसकी वजह से ये 10 केसेस सामने आए थे। तो उस विंडो को आज लाक मार दिया है मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना ने। बहनों भाइयों, सिर्फ इतना ही हुआ है। यह है सार जो मैंने आपको बताया। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। एक तरफ ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की जांच करने की छूट देता है, यानी सर्वे करने की छूट देता है, लेकिन ये कानून हमने इसलिए चैलेंज किया हुआ है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। दूसरा, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी। तो निचली अदालतें उस इश्यू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं? तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। आज जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो माहौल आज जो पूरे तरीके से बिगाड़ने का काम हुआ है इस सरकार में, उसको पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रोकने का काम किया है और एक सद्भाव का संदेश पूरे देश को गया है। ये फैसला इंसानियत, भाईचारा बनाए रखने के लिए है। अब बीजेपी जो नफरत की राजनीति कर रही थी, उस पर रोक लगाने का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अशोक सिन्हा जाने माने विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दीपक रंजन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद मकसूद अशरफ जाने माने स्कॉलर हैं मुस्लिम मामलों के। नावेद शिकोह सीनियर जर्नलिस्ट हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हमने जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर फर्रुख खान को आमंत्रित किया है इस मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ इस बारे में जानकारी लेने के लिए। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर फर्रुख खान, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप हमारे दर्शकों को एक सामान्य भाषा में, लीगल भाषा में नहीं, सामान्य भाषा में हमें बताइए और दर्शकों को बताइए कि आज कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने किस तरह के आदेश आज पारित किए हैं। नेक्स्ट क्या होगा? बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई, इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। और देखिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पिटीशन दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको एक्ट को ही चैलेंज करने के लिए, वायर्स कहते हैं इसको, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ क्रूशियल ऑब्जर्वेशंस दिए। सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये दिया कि आप इस बात को गौर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट कैन नॉट रन अ रेस विद द सुप्रीम कोर्ट।
ये ऑब्जर्वेशन है, ऑन रिकॉर्ड है, आजकल तो लाइव प्रोसीडिंग से, कैनॉट रन अ रेस, हमसे वो दौड़ नहीं लगा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सॉलिसिटर जनरल साहब को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 5 जजेस का जो है वो अयोध्या जजमेंट के बेसिस पे उस जजमेंट के में इस एक्ट का हवाला दिया गया है और इस एक्ट के प्रोविजंस को एस्टैब्लिश किया गया है, वो 5 जजेस बेंच है। और ये कहा कि ऑलरेडी एक जजमेंट है, तो जब तक कि हम ये सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच जो इस पिटीशन को सुन रही है, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता मैटर, कोई भी नया मुकदमा इसमें जो है वो दाखिल नहीं होगा। और टेक्निकली ये ठीक है, स्टे नहीं किया प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग मैटर्स हैं, पर वो इफेक्टिवली स्टे है। अगर कोई ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये आदेश पारित करती है कि आप इस मुकदमे में कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर, तो एक तरीके से इफेक्टिवली वो प्रोसीडिंग्स भी स्टे हो जाती है। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कानून की पोजीशन जो है वो क्या है। जब भी किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज होती है हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226 में या अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में, तो लॉ क्या है? लॉ ये है कि कानून की वैलिडिटी में प्रिजम्पशन माना जाता है, यानी कि ये कोर्ट मान के चलेगी कि ये कानून सही है। यहां पे उल्टा है मामला, ये समझिएगा, ये बहुत बारीक बात है जी। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट क्या, इसमें एक तो प्रिजम्पशन है, दूसरी चीज ये कि जो आदमी कानून को चैलेंज कर रहा है उसकी संवैधानिक स्थिति को, उसको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस है इस कानून में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जजमेंट का, इस प्रोविजन का, एक्ट का क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स यानी जो संवैधानिक मूल भावनाएं हैं उनका भी हमें देखना है और ध्यान रखना है। इस बाबत जब आप इस बात का अवलोकन करेंगे और आप व्याख्या करेंगे ब्रजेश भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सिविल कोर्ट कैन नॉट रन रेस विद द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सवाल नंबर 1 कि ये जो 10 केसेस, बहुत हाईलाइटेड केसेस सर्वे के चल रहे हैं, ये टेक्निकली अब इस पे कोई किसी प्रकार की सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकती, फ्रेश कोई सर्वे नहीं हो सकते, या ऑनगोइंग भी होगा तो क्या वो सर्वे हो सकते हैं? अगर हम संभल को केस स्टडी माने तो क्या वहाँ सर्वे रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी कोर्ट में जमा नहीं की गई, वो दाखिल की जा सकती है, कोई प्रोसीडिंग हो सकती है, या फिर ये मामला जहाँ है वहीं पर तत्काल प्रभाव से रुक जाएगा? मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है ब्रजेश भाई, और ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, बाकी अभी ऑर्डर जहां तक मैंने देखा है अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ। हाँ, तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई इंटरिम और फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तो इफेक्टिवली वो प्रोसीडिंग्स भी स्टे हो गई। लेकिन ये कहना कि सर्वे रिपोर्ट्स हैं या कुछ भी हैं तो वो दाखिल की जा सकती हैं कोर्ट में, पर कोर्ट उसका संज्ञान, देखिए कोर्ट, मान लीजिए मैं अगर बैठा हूं न्यायालय में, मेरे सामने कोई दस्तावेज, कोई सर्वे रिपोर्ट भी पेश होती है, तो मैं कुछ संज्ञान लूंगा ना उसके ऊपर। तो मैं संज्ञान लेने के लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कोई आदेश पारित करेगी। कोर्ट को आदेश पारित करने से इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर इसकी पूरी सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार को आज क्या कहा गया है, और दूसरा भारत सरकार का इस पिटीशन को लेकर, इन मामलों को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने क्या पक्ष रखा? आप सॉलिसिटर जनरल देखिए, अभी काउंटर फाइल नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि जो काउंटर एफिडेविट यूनियन यानी भारत सरकार फाइल करेगी वो अपलोड होगा ताकि कोई भी उसको देख सके। तो अब भारत सरकार के लिए हम लोगों ने सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स और ये प्रॉब्लम देखी थी। अब कोर्ट में वो क्या स्टैंड लेंगे ये तो उनके लॉ ऑफिसर्स कोर्ट को बताएंगे। लेकिन अगर आप याद करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुकदमे में जब 1981 के अमेंडमेंट को डिफेंड नहीं कर रही थी सरकार, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये क्वेश्चन किया था कि भाई सरकार बदलने से जो स्टैंड तो नहीं बदल जाएगा। तो भारत सरकार के लिए एक बड़ी पेशोपेश की स्थिति होगी। इसके जो पॉलिटिकल कॉन्टोर्स मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं, लेकिन लीगल में अब वो इस एक्ट का समर्थन करेंगे, इस एक्ट का समर्थन नहीं करेंगे। आम दर्शकों की भाषा में क्या हम ये कहें कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ के समय जो विंडो ओपन हुई थी, खिड़की खुली थी, वो आज बंद?
जी आज बंद। आपकी ये व्याख्या सही है, टेम्पोररी तौर पे बंद है, परमानेंट बंद नहीं। चलिए, ताला नहीं लगा, कुंडी तो लग गई है। जी कुंडी लग गई है। और देखिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह के, देखिए मैं फिर कह रहा हूं ब्रजेश भाई बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मैं इस पे कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर सकता, पर लीगल कमेंट्री में ये है कि आप अगर अयोध्या जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस एक्ट का हवाला कई बार दिया गया है। तो वो 5 जजेस की संवैधानिक पीठ थी, और वो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो जजमेंट जी। पास करती है, वो अनुच्छेद 141 में देश का जी, कानून बन बहुत जाता है। शुक्रिया आपका डॉक्टर फर्रुख खान। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय सिंह जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी, क्या ये आपकी पार्टी के लिए झटका है, या फिर आप चाहते हैं कि जो फिर कुछ भी लाफुल कार्रवाई है कोर्ट की वो आगे बढ़ती रहे, या ठीक हुआ? नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, रोक तो नहीं लगाई है। अभी हमारे जो अधिवक्ता महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भी मैंने कई अधिवक्ताओं को इस बीच सुना है, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं, जो मोटी मोटी बात निकल के आ रही है। तात्कालिक एक जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि साहब पेपर ना दिखाने पड़े, सर्वे ना नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है देश के अंदर, उनको एक तात्कालिक एक राहत मिल गई है, वो खुश हो सकते हैं। लेकिन सच छुप नहीं सकता, सच तो एक दिन सामने आएगा ही। और इससे ज़्यादा बड़ा मैं मानता हूँ 1991, अभी आप भी कह रहे थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी कानून लागू होता है, जिस दिन से मतलब संविधान, वो कानून लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, वो लागू होता है। ये बड़ा विचित्र कानून है जो बैकडेट में लागू हुआ। तो भाई, अगर बैकडेट में तांझाक करोगे, बहुत से बड़े विद्वान प्रवक्ता हो सकता है इसमें भी अभी बोलने लगे, साहब कब तक खुदवाई करवाओगे 1500 साल से। अरे साहब, एक आइडिया है, जैसे जी जी अभी जी, इन्होंने मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदू और सनातन संस्कृति का बहुत भीषण दमन किया गया है, और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कई बार बोला है, इस देश में आक्रांता खाली राज करने और धन लूटने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने मंदिरों को भी तोड़ा है। उनकी किताब पाकिस्तान या भारत के विभाजन ने बहुत क्लियर कर दिया। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया जी, कि भाई 15 अगस्त 1947 एक कट ऑफ डेट दे दी कि हम तब से मानेंगे। एक आप तो मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, राज्यसभा में पूरा है, लोकसभा में भी एनडीए ठीक ठाक पोजीशन पे है, क्यों नहीं इसमें अमेंडमेंट करके इसको 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी से कर दें? नहीं, देखिए, एक लॉ बन जाएगा, कोई कह ही नहीं पाएगा। दिक्कत क्या है ना, जो आतताई हैं उनका इतिहास बहुत नया है, हमारा अनादिकाल का है। ब्रह्मसूत्र में 1 अरब 92 करोड़ वर्ष, तो उसमें मेंशन है आयु। 300 साल पीछे ले लो, 400 साल ले लो। नहीं, देखिए, बहुत से लोग बोल रहे या हैं जब से मुगल आए तब से ले लो। नहीं, ब्रजेश जी, मैं एक बात कहूंगा, अगर ईश्वर को ढूंढेंगे तो सनातन संस्कृति में कण कण में भगवान की व्यापकता है। हर मस्जिद के नीचे भगवान है, हर जगह सनातन मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपको। मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सब सर्वे और बाकी नए मुकदमे दर्ज करने में रोक लगा दी है, आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा पे आज जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगाने का काम किया, हम स्वागत योग्य, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस ऑफ सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी वर्शिप रिलीजियस कैरेक्टर, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और वहीं पर सेक्शन 4 ये कहता है कि जो 1947 15 अगस्त 1947 के पहले की जो यथास्थिति थी वो बरकरार रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के, भाई भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में इन्होंने उसको रद्दबदल करने के लिए इन्होंने रिट दाखिल की। जब माननीय न्यायालय ने इनको 2021 में इनको अरे बीजेपी ने नहीं की, जिसने भी कर की इनको, लेकिन उस टाइम की केंद्र की अब पॉलिटिकल बेनिफिशियरी ये हैं, वो अलग बात। नहीं, देखिए, टेक्निकली इन्होंने नहीं की। 2021 में देखिए, बीजेपी ने नहीं की, सरकार ने नहीं की, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कराई। और 2021 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और माननीय न्यायालय ने इनको नोटिस सर्व करके इनसे जवाब मांगा, लेकिन 3 साल हो गए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से लताड़ लगाई और कहा 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप जवाब दो, और 4 हफ्ता जो है काउंटर करने के लिए, कोई दूसरा पक्ष अगर आता है तो उसका काउंटर करने के लिए 4 हफ्ते का टाइम उनको दिया गया। तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का, देश का माहौल ये बिगाड़ना चाहते थे, जिस तरीके से आज विराम लगाने का काम किया, ये तो
केंद्र में बैठी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास और बहुत से काम है, सरकार ने इसी में उलझा रखा है। सरकार जो है जनता का ध्यान भटकाना चाहती कि जनता इसी में उलझी रहे, इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात ना करे, किसानों के आंदोलन भाई की बात जो ना करे। दमन हुआ हिंदुओं का उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब भी अरे उनके कह देने से क्यों भाई, इनसे तो मैंने एक सुझाव दिया कि 300 साल देश पुराने का- 400 देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, यहाँ पर सारे लोग बैठे, हम आप सब लोग आपको छोड़ करके, उसके बाद भी हिंदू और मंदिर और सब खतरे में है। अरे जो चीज आपसी स्वार्थ, अरे हमें थोड़ी ना रक्षा करनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा कि जितना खोदोगे उतना आपसी सौहार्द खोदोगे। बहुत और शुक्रिया। यही चाहते हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है ये। बहुत धन्यवाद। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। अशोक जी, स्वागत आपका। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज रोक लगा दी। अब देखो, वो अपनी सुविधा के लिए रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब वो वर्शिप ऑफ एक्ट कानून की संवैधानिकता पर ही वो विचार कर रहा है, तो मूल उसका विषय यह है कि ये संविधान के अनुरूप है ये कानून या नहीं है। सुनवाई इसकी हो रही है। तो तब तक के लिए, जब तक कि वो इसके गहनता पर विचार करके एक निर्णय नहीं दे, तब तक के लिए वकील साहब ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं कि जो मंशा मैंने समझी है कि तब तक ये रोक होगी, क्योंकि उस रोक से दो फायदे हैं। एक तो कोर्ट को बहुत ज़्यादा छोटे मुकदमों से थोड़ी मुक्ति मिलेगी उतने दिनों तक, जब तक कि वो एक गाइडलाइन नहीं जारी कर दे कि आगे का भविष्य का रास्ता क्या होगा। दूसरा, ये जो जगह जगह पर उत्पात हो रहे थे उस पर लगाम लग जाएगा। ये जो दो फायदे हैं, उस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। परंतु जो मूल कानून है, उस कानून की जो मंशा है वो ये है कि सन 47 के समय जो भी पूजा की स्थिति थी वही कंटिन्यू रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। और इसको तय, और यह कानून एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट में लागू नहीं होगा, ये भी है उसके अंदर। अब जो एएसआई के अधीन जो है उसको वो देखेगा कि कैरेक्टर क्या था उस डेट को 47 में, तो जो कैरेक्टर होगा उसी कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए उस वर्ग को कहेगा कि भाई आप अपना पूजा जारी रखो। ये एक वो डिसाइड कैसे करेगा? अच्छा, एएसआई डिसाइड करता है सर्वे से, वो निकालता है, उसके सारे तथ्यों को निकालता है और तब निकाल करके वैज्ञानिक तरीके से वो घोषित करता है कि 47 में ये स्थिति आप थी। क्या ओपिनियन रखते हो पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में? क्या ये जो कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 रखी गई है, इसे मॉडिफाई किया जाए और इसे 400-500 साल पहले ले चलें, या फिर आप मानते हो कि ये कानून अच्छा है, बेहतर है और सही तिथि से लागू हुआ है? देखिए, संविधान में कई विरोधाभास हैं। जो अत्याचार हुआ हमारे कमजोर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसके ऊपर समाज ने अत्याचार किया, वह बहुत पहले से किया। और उस अत्याचार को, उसको परामर्जित करने के लिए एक यह कहा गया कि आपको उसके लिए आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो गलती की है उस गलती को पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम आपको आरक्षण देते हैं। मैंने आरक्षण पर सवाल नहीं किया। अगर ये कानून आपका मान लिया जाए, अगर ये कानून मान लिया जाए तो आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा, आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, संविधान, आप क्या चाहते हो? संविधान के समय में भी बहुत संकट उत्पन्न होगा कि पुराने बाप दादाओं ने जो हमारे गलती की उसका हम भरपाई कर रहे हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जो पीछे रह गया सिन्हा जी, आर्थिक और राजनीतिक। सिन्हा जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जी। 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट आपको मान्य है या फिर हमें 400-500 साल पीछे चलना चाहिए? जो अत्याचार हो चुके हैं, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। और इतिहास में परामर्जन, जो परिमार्जन है, वह इस कारण से किया जाता है कि किसी भी वर्ग में कोई विद्वेष की भावना न रह सके, जो बाद में कालांतर में कोई एक भयानक रूप ले ले। तो उसके लिए जो परिमार्जन है वो आवश्यक है, और वो तब होगा जब दोनों पक्ष इस बात से संतुष्ट होंगे कि हमें रहना कैसे है। और दूसरा, ये तो आप मेरी बात का गोल गोल जवाब दे रहे हो। नहीं, बहुत साफ साफ कह रहा हूं मैं। 15 मेरा साफ सीधा सवाल है। बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। आप क्या सोच रहे हैं? जोर जोर कह के आप सवाल दबा लेंगे? सवाल लीजिए सर। नहीं। 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट स्वीकार है या नहीं? नहीं, कितना बिल्कुल स्वीकार नहीं। कितना पीछे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उदाहरण भी दे रहा हूं। अब मेरे सवाल है, हाँ। कितना पीछे जाना चाहिए? नहीं, पीछे आगे का क्या बात है?
जो स्थिति अगर कानून बनता है तो पहली बात को उस डेट से आपको लागू करना चाहिए था। ओके। आप बैक डेट से लागू कर रहे हो, ये तो एक तरीके से कानून के ही खिलाफ है भाई। अगर नहीं होता तो आरक्षण ही नहीं चल पाएगा। तो इट्स तो हम बेटर, चाहते हैं कि जो गलती हो चुकी है उसका परिमार्जन आप ये आरक्षण पर हमारी बार-बार पीढ़ी को क्यों करना उंगली उठा रहे हो? पड़ेगा। जो इस समय बिना जो- पूछे आप बार बार आरक्षण को खींच के क्यों ला रहे हो? इसलिए कि वो कानून से आपकी संबंधित मंशा है। क्या है? ये उस पर इफेक्ट डालेगा। ये कानून में ये इसका आरक्षण से क्या ताल्लुक अगर ये है? नजीर बन गया तो ये एक पर कानूनी पे ये कहेगा कि भाई आप ये पिछली गलती थी, इसमें भी तो तो आपको आरक्षण क्या गलती मानते हो आप? अरे भाई जब हमारे बाप दादाओं ने गलती की, उनको पिछड़ा बना दिया, तो हम उसका परिमार्जन नहीं करेंगे, हम उसका पश्चाताप नहीं करेंगे। और हम उसी पश्चाताप के लिए हम 90% अंक लेकर के चुप रहते हैं और 40% को हम पास करते हैं। ओके। वो परिमार्जन ही तो है ना। या हम अपने बाप मतलब दादाओं आप की बराबरी गलती- में नहीं लाना जो चाहते हो, बाप दादाओं आप की इसको जो गलती पश्चाताप हुई- में दे नहीं, रहे हो। नहीं, हम सामाजिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। एक सेकंड, जो गलती सिन्हा हो जी, चुकी सिन्हा है जी, सिन्हा हम जी। उसका अब बदला एक चुका सेकंड रहे हैं। सुने, आप उनको उनका हक नहीं दे रहे हो, आप पश्चाताप कर रहे हो। आप क्या रूलर हो इस देश के? पश्चाताप से ही हक आप दे रहे कौन हैं। होते हो देने हम- वाले? हम जनता खुद ले रही है। हम खुद एक आप रोटी कहां न से खा- क्लेम कर रहे हो? हम एक रोटी खुद न खा करके उस गरीब बंधु को रोटी दे रहे हैं जिसको आप उसकी नहीं दे रहे आवश्यकता हो। है, जिसको उसकी ये आवश्यकता किसने है। कह दिया कि रोगों आप दे कुछ रहे हो? नहीं। आप नहीं दे रहे हो, नहीं, जनता क्यों खुद नहीं ले दे रही रहे? है। वो समाज के मुख्य धारा में आने के लिए ले रही है। समाज- आपका कोई एहसान नहीं है। समाज का हर व्यक्ति एहसान कर रहा है इस बात के लिए कि हाँ। हमारे बाप दादाओं ने जो गलती की थी हम उसका परिणाम भुगतने को तैयार हैं। यह एक प्रकार का पश्चाताप है। आरक्षण एक पश्चाताप है। जी नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ये पश्चाताप है। बिल्कुल तभी सहमत तो एक सेकंड सर, सर तभी तो वो सर, व्यक्ति प्लीज, उठ नहीं, सकेगा। अब आपने कह दिया, सिन्हा आरक्षण जी एक पश्चाताप थोड़ा है। सा गलत डायरेक्शन में चले गए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप क्या बता रहे हो? आरक्षण आरक्षण एक पश्चाताप है। नहीं, गलत बात है। मैं ये एक बिल्कुल डिस्कवरी सहमत है इस नहीं हूँ। डिबेट की। नहीं, बिल्कुल वो Oh डिबेट my को डिरेल God। कर दिया इन्होंने, हैं? विषय को भटका दिया। और अरे आपके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन मात्र संगठन है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उससे क्या होता है? देखिए बिल्कुल मात्र सहमत नहीं संगठन हूँ। ने तो ये कह दिया कि जब तक नहीं, आवश्यकता होगी तब तक देखिए, आरक्षण सिन्हा बना जी, रहेगा। यहाँ आरक्षण और मंदिर का मामला बिल्कुल हमने तो इनको diagonally बुलाया था किसी different और है। मुद्दे पे। अब ये तो बीजेपी को आपने धर्म संकट में नहीं, उलझा धर्म कोई धर्म संकट में नहीं संकट डाला है, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहे। किया है। आरक्षण एक पश्चाताप है, यही कहा। नहीं, देखिए उनका बोलने का मामला वो आप रेफरेंस ये ना बीच में कोई नहीं बोलेगा सर, मैं ये आप में से कोई नहीं, इशारा- ना आप शांत हो जाए। मैं ये इशारा कर रहा हूँ जो ये कि संविधान आज है, के खत्म मुस्लिम करने के समाज लिए को भी तो चीजें निकल पश्चाताप के सामने करना आ रही हैं। और होगा। ये ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये शासक हों और जिनको आरक्षण मिल रहा है वो बेचारे। रेफरेंस नहीं, ये मैं बेचारे मान नहीं, सकता हूँ बेचारे नहीं। कि ओके, जिस तरह ऑलराइट, से गो अहेड। अगर थैंक यू सर। देखिए, आप प्लीज सर, आप सवाल संजय नहीं, आपको संजय सफाई सिंह दे रहा हूं, साहब का खुद ही एक जोर जोर बोल लाइन लेते का हैं। एक लाइन का जवाब बस वही काफी है उनको काउंटर करने के लिए। उसकी तफसील में मत जाए। जो बोलना था सिन्हा साहब ने बोला, और इनकी खूबी जो इनको बोलना होता है ये बोलते हैं। इनका सीधे से मानना है कि हम आरएसएस के हैं, आरएसएस की हमारी सोच है, यही आरएसएस की सही आइडियोलॉजी है जो समाज के सामने रखते हैं। ये इससे हम लोग भी क्या अलग कि नहीं। आरक्षण एक बिल्कुल पश्चाताप है। बिल्कुल, इनका शुरू से इनको प्रॉब्लम ही तो संविधान को कहते हैं सब। अच्छा, आप गलत लोगों अपनी ने बात बना कहें, दिया। छोड़ें सर। अब पहला आप बोलिए राउंड नहीं है। सर, संविधान को ये कहते हैं कि साहब गलत लोगों के हाथ में चला गया, गलत लोगों ने उसको बना दिया, शुरू से ही व्यवस्थित, तो पूरे संविधान के खिलाफ है। तो उनकी तो बात ही खत्म करिए। अब आज के मुद्दे पे आते हैं। आज का आपका मुद्दा है सीधा सीधा कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये हुआ उसमें आपका जानना ये है कि इसमें जो कितना बेहतर फैसला है और क्या हुआ। बिल्कुल सही फैसला है, सही कदम है, स्वागत योग्य है और बहुत अच्छी चीज है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं पारित किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि जब तक केंद्र सरकार जवाब हमें नहीं देती तब तक हम इस पर कोई आर्डर पारित करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक इंटरिम आदेश ये पास किया कि जब तक जो है हम डिसाइड नहीं कर दें कोई नया वाद दाखिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल हो सकता है लेकिन रजिस्ट्री उसको लिस्टेड नहीं करेगी। मतलब वाद के लिए भी मना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं लेकिन आप इंटरवीन कर सकते हाँ नहीं, फ्रेश केसेस नहीं लिए। रजिस्ट्री उसको नहीं करेगी, आप दाखिल कर सकते हैं, कोई नई पिटीशन भी जा सकती है। मैं थोड़ा मैं उसको इंटरवेंशन नहीं मानूंगा। मानूंगा। आपने बुलाया तो मैंने कहा चलो मैं नहीं, एक बात नहीं। पूरी कर दूं। आप भी हाँ, वकील जी, के जी। बैकग्राउंड से। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों। आप देखिए कितने स्मार्ट लोग हैं हमारे सामने, विचारक साहब बैठे हैं, इन्हीं को मुखातिब करके बात करूं ज्यादा अच्छा है। 30 साल तक इस एक्ट को 91 में यह एक्ट बना, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का डिसीजन आता है, तब तक यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं है। बड़ी खूबसूरती से वो फैसला जस्टिस चंचूड़ ने बताई दिया कि उनके एक डिवाइन पावर आ गई थी इसलिए उसने फैसला किया। मैंने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया, तो अब ये इशू भी खत्म हो गया कि मेरिट पे फैसला किया। वो खुद बोल के चले गए जिसने फैसला लिखा है कि मैंने आस्था पे किया और डंके की चोट पे उन्होंने कहा मैंने किया। ठीक है, 4 साल बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट किया।
19 तक ये चैलेंज नहीं होता है। 21 में अब देखिए, मंदिर का जब निर्माण शुरू हो जाता है, मंदिर कंप्लीशन की पोजीशन में आती है, आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है, तो 21 में एक पिटीशन दायर होती है अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, साहब कि ये एक्ट के ये फला फला प्रोविजन बिल्कुल गलत है, इसको नल एंड वाइट घोषित किया जाए। केंद्र सरकार 4 साल तक, 24 हो गया, 3 साल आज तक जवाब नहीं दिया। 2 बार ये मैटर लिस्टेड हुआ, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह थी कि चंचूड़ ने एक रास्ता खोला 2022 के अंदर, जब आपका ज्ञानव्यापी का मसला आता है तो उसको नजरअंदाज कर, आपको एक फैसला ले लेना चाहिए ना कि एक्ट सही है, एक्ट गलत है। जब कोई चीज आज सरकार के, आज आप जस्टिस करें, सर्वे अलाउ किया था उन्होंने, सर्वे अलाउ किया था। सर्वे तो आपको तो जब एक्ट की ही बात है, अब तो सब मना कर दिया ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज है ना कि जब तक कोई एक्ट ही डिसाइड ना हो जाए उस वक्त तक कैसे आप कर सकते हैं। तो ये एक सोची समझी मंशा थी। चंचूड़ इसमें पूरे भागीदार थे। चंचूड़ की शक्ल में इनके पास एक आदमी इनका अपना बैठा हुआ था। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। चीफ जस्टिस के लिए ऐसी भाषा क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए क्यों नहीं कहेंगे? एक आदमी बोलता है मुझे डिवाइन पावर मुझे आई हो तब मैंने फैसला किया है, ये आप बोल सकते हैं? एक जज ये बोलेगा रिटायर सबको होना है, एक दिन संजीव खन्ना भी क्या रिटायर बात कर रहे हैं? होंगे। वो बोले कि मुझे, तो ठीक है, जब बोलेंगे तो उनके बारे में बात की जाएगी। कोई चीफ जस्टिस ये बोलेगा साहब कि मैंने बड़ा सोचा है, मैं क्या करूं, क्यों नहीं आपने अल्लाह से ले लिया था पावर, जब आप जज बैठे बने हुए हैं। कहने चलेगा ऊपर सब एक हैं, आप ही लोग नीचे लड़ रहे जब हैं। मस्जिद की सीढ़ियों पर चले जाते हैं, ऊपर सब एक हैं, वहां कहते हैं आप ही लोग सर फोड़े डाल रहे हो। आप जज हो, आप कैसे किसी एक धर्म के जो है आप कहते हैं आपकी आस्था आपने ले लिया उनसे। तो डिवाइन पावर ने कहा कि लिख दो फैसला ये, और इतनी हिम्मत नहीं फैसले पर दस्तखत करते। आप बाद में बता रहे हैं 4 साल के बाद। तो कहने का मतलब है मुसलमानों, ये सोची समझी चालती जिसमें सरकार भी पूरी तरीके से शामिल है। केंद्र सरकार की मंशा ये है कि जैसे अब तो ठंडक पहुंची आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद। भाई कोर्ट का तो सम्मान है ना, आज उन्होंने जो फैसला दिया है। कोर्ट वो भी तो एक कोर्ट थी जिसने संभल में ऑर्डर किया था। नहीं, आज सम्मान नहीं दे, रोक दिया फिलहाल। धन्यवाद। वो 4 लोगों की मैं नावेद सिंह को आमंत्रित तो करता हूं। संभल के लोगों धन्यवाद को कहा जाएगा जिन्होंने, नहीं, एक जुमला बहुत अहम है, उनकी कुर्बानी आज ये फैसले तक कौन सी कुर्बानी? संभल जो दंगा बवाल कर रहे थे उनकी कोई कुर्बानी है? वो कुर्बानी झगड़ा करने वालों की कोई कुर्बानी नहीं, कोई दम नहीं ना, मैं सहमति नहीं। देखिए मैं जवाब दूंगा। पुलिस ने सीधे धन्यवाद सर। कुर्बान हो गए वो। नावेद आप ऐसी बात कर रहे हैं। नावेद सिंह को बोलने दे। आप मेजोज क्यों ठोक रहे हो भैया? टूट टाट जाएगी, आराम से बैठो, तसल्ली से। कोई कुश्ती थोड़ी लड़ रहे हैं हम लोग। देखो फर्रुख भाई ने कितने अच्छे से बात कही, आप तो मेजोज पीटने पाटने लगे। हैं, कोई बात नहीं। मैं नावेद जी को आमंत्रित करूँ। नावेद जी, अब तो मसला शांत होगा, अब तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो कहीं बवाल नहीं होगा, अब तो स्थिति ठीक रहेगी, या अभी कोई बात है, कोई तनाव है अभी? नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात जो आपने अपनी प्रस्तावना में कही थी, दरअसल हो भी नहीं सकता था कुछ। जितनी भी याचिकाएं एक्सेप्ट कर ली जाती, आज के फैसले से पहली बात हम बता रहे, उसके पहले की बात बता रहे, और सर्वे का आदेश भी हो जाता, उस पर गर्मा गर्मी मारकाट भी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई एक धार्मिक स्थल तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए, उसके बदले दूसरा बने। ऐसा कोई ऑर्डर आ ही नहीं सकता था पूजा स्थल अधिनियम एक्ट के तहत। अब मुझे जो लगता है, क्योंकि जो आपने विंडो की बात कही, वो विंडो क्या थी? वो विंडो ये थी कि हम सर्वे करवाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस धार्मिक स्थल का धार्मिक चरित्र क्या है, ये केवल जानने के लिए। उसके खिलाफ, उस धार्मिक स्थल या मस्जिद के खिलाफ या किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई फैसला आ ही नहीं सकता था। केवल सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ये बात सामने आ सकती थी कि इस धार्मिक स्थल का धार्मिक चरित्र तो क्या है। ये जो आप बात मुझे बता रहे हैं, क्या ये बात सामान्य उन लोगों को पता नहीं थी, संभल वालों को, कि कुछ बदल नहीं सकता, और फिर क्यों बवाल कर दिए? ठीक है, आप सर, देखिए बहुत बचकाना जवाब है इनका कि साहब इसकी जांच कर लिया क्या? अरे कैसे आप बचकाना? सीनियर जर्नलिस्ट, आप पहला राउंड है, पहला राउंड है, आप इंटरव्यू न करें जवाब दे रहे हैं। नो, ठीक है, मैं अपनी बात कह दूं, धार्मिक स्थल आप बचकाना नहीं कह सकते। जो आपसे नहीं सहमत वो बचकाना, और आप भी इकलौते एक्सपर्ट हैं। बोले आप नावेद जी। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी भी धार्मिक स्थल का अगर धार्मिक चरित्र लगातार जानने की कोशिश की जाएगी तो इस देश में, समाज में तनाव का खतरा बना रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अब मैं मुख्य बात एक कह दूं कि जो आपने कहा कि अब तो कोई चिंता की विषय नहीं है, लेकिन एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं बताऊं? अरे प्लीज बताइए। और मैं तो चाहता हूं, विषय ये है कि अशरफ साहब को भी बताओ, ये आज पता नहीं क्यों इतने उत्तेजित हैं। मोदी सरकार और भाजपा की जो सरकार है, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई, और वो भाई
जो ये मान के चल रहे हैं, जिनके जो प्रमाण साबित करने की भी बात करते हैं कि इस देश में 100 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जो मंदिर तोड़ के बनाए गए, सुना आपने? जिनके मन में ये भावना है। अब आपको पता चला, देखिए नावेद शिकोह ने कितनी इंपॉर्टेंट बात की। मेरी बात 100 स्थल है ऐसे जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए गए। एक सेकंड बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे तो सुनने की क्षमता विकसित करें। सर, ये इस देश में कई लोग ऐसे हैं, खासतौर से हमारी भारतीय ये सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं नावेद भाई। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से कहती है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऐसा हुआ था, आक्रांताओं ने ये जुर्रत की थी। ये इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। धन्यवाद नावेद भाई शुक्रिया। मैं अपनी बात नहीं कह पाया सर। मैं 10 सेकंड रुक जाए सर प्लीज, मैं सेकंड राउंड पक्का टाइम दूंगा, आप पूरी बात कर लेना। ठीक, वीरेन जी आ गए हमारे साथ वीरेन जी डिबेट में। वीरेन जी, अब मैं मानूं कि अब लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई बात नहीं होगी, संभल जैसे दूसरे इस तरह की हिंसाएं नहीं होंगी, अब सब ठीक रहेगा, या अभी भी कोई विंडो खुली हुई है कहीं से? देखिए ब्रजेश जी, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आज का ये फैसला बहुत बड़ा है और बहुत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर एक नए तरह का विवाद देखने को आ रहा था पिछले दिनों में, जिसमें हिंदू और मुसलमान की जो भावनाएं थी वो आमने सामने आहत हो रही थी। भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुधर्मी लोग रहते हैं और हमारा संविधान और सामाजिक भाईचारा ये कहता है, धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, सबके धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर फसाद और जांच पड़ताल, सर्वे, मुकदमेबाजी ये शुरू हुई थी, इससे फैसला क्या आता है ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से आपस में मनमुटाव और बंटवारा बढ़ रहा था वो बहुत खतरनाक था। मैं ये मानता हूं कि हमारे पुरखों ने दमन झेला है, अत्याचार झेला है, अपनी जमीनें गंवाई हैं, अपने धार्मिक स्थल गंवाए हैं, उनको तोड़ा गया है। लेकिन कई सौ सालों बाद जब हम तरक्की के रास्ते पर हैं तो ये सब फैसले अब कानून को लेने देना चाहिए, न्यायालय ले, हमको आपको तरक्की के नए रास्तों की ओर देखना चाहिए। वर्शिप एक्ट क्या कहता है ये सब कानून के जानकार फारूक भाई और तमाम सारे वकील साहबान, जज लोग जानते होंगे। हमको आपको ये देखना है कि जो सामाजिक और भाईचारे का एक्ट है वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है, उसको हमें जिंदा रखना है उस एक्ट को, क्योंकि अगर वो लागू रहेगा तो दिलों की जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी, ये बंटवारा नहीं होने पाएगा। धर्म जैसे नाजुक मुद्दे पर पिछले लंबे समय से एक अंतर्विरोध देखा जा रहा है, लेकिन अगर आप इसके बड़े पर्सपेक्टिव देखते हैं तो कई नेताओं ने कहा कि देश का कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर इस तरह का विवाद ना आ जाए जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता आगे चलकर। और इस पर आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, इसने समाज के उस ताने बाने को, उस भाईचारे को, उस शांति को बहाल करने की कोशिश की है जो आने वाले दिनों में जिस पर विवाद पैदा हो सकता था। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम तरक्की की ओर बात करते हैं, हम उस भविष्य की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन ऐसे कामों से ये चीज बाधित होती है। खुदाई करो, खूब करो, इतिहास की पहचान बताती है खुदाई, इतिहास को मजबूत करती है खुदाई, लेकिन ऐसी खुदाई किस काम की जो इंसान को आपस में बांट दे, जो सामाजिक भाईचारे की नींव को कमजोर कर दे, जो इमारत को खोखला कर दे, वो खुदाई ठीक नहीं है जो दंगा फसाद पत्थरबाजी इन सब चीजों की ओर लेकर जाए जी। तो ये आज फैसले का हम स्वागत करते हैं, ये फैसला अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए।
जहां तक हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व के सामने बहुत सारी और चुनौतियां हैं। चाहे समान शिक्षा की बात हो, चाहे जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, घुसपैठ की बात हो, तमाम सारे मुद्दे हैं इस देश में जिन पर अभी काम होना बाकी है। हालांकि अशोक सिन्हा साहब ने कहा कि वर्शिप एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। बीजेपी के और कई नेताओं ने भी इस बात को माना है कि इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये उनका अपना नजरिया, अपनी राय है। हम आज इस बात की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस देश में महिला और पुरुष के लिए भी कुछ बराबर कानून बनाए जाना चाहिए। चाहे निर्भया कांड रहा हो, चाहे बंगलौर का आज जो कांड हुआ है अतुल सुभाष वाला। जी जी ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मस्जिदें बनाई जा सकती थी मंदिरों को छोड़कर, और क्या जरूरत थी कि मस्जिदें बनाओ मंदिरों को तोड़कर। जी वीरेंद्र जी, ये जो मुगल आक्रांता आए, इन लोगों ने हमारे देश को लूटने के साथ साथ हमारी संस्कृति को जो नष्ट करने की कोशिश की, उसी गुस्से का प्रकटीकरण आज तमाम सारे वाद और मुकदमों के रूप में लोग देख रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप एक उस दौर में भी हैं जहां इसी चीज के लिए हरदम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपको आगे और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए, भारत की तरक्की के लिए भी विचार रखना होगा। जी कंक्लूड करें। तो स्वाभाविक है कि इन सब चीजों को साथ लेकर चलना है। लेकिन हमारे देश में नेता जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। जनता को समझदारी दिखानी होगी। ये 4 लाइनें सुनिएगा कि यहाँ टूट के बिखर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी और मकान, और सियासत है कि कह रही है मेरा भारत महान। और पहले कभी तो ऐसा ना था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर रहते थे यहाँ पर सभी इंसान, और वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं। खतरे में खुद उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन क्षमता को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण क्विक राउंड स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला रुख करते हैं डॉक्टर फर्रुख खान का। बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं। डॉक्टर फर्रुख, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स क्या क्या लंबित हैं और अभी क्या क्या कोर्ट के सामने आना बाकी है। और जैसा कि अभी SM अशरफ कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया जा सकता है, तो क्या ये विंडो खुली है? नहीं, इस पे 2-3 चीजें हैं। आपके जो पहले सवाल का जवाब ये है ब्रजेश भाई कि अब ये मुकदमा चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो संवैधानिक है या नहीं है। तो ये एक एडजुडिकेशन प्रोसेस है जो चलेगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया करना अभी सही नहीं, वो कोर्ट के सामने विचाराधीन है। दूसरी चीज ये कि जो 2 लोगों ने बात बोली, जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है और जो अशरफ साहब हैं, दोनों लोगों पे 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा, जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है मेरे बड़े भाई, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई, तो वो बिल्कुल गलत है। ऑर्डर अभी आ जाएगा। अब सारी प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम्ड होती हैं और हर जगह रिपोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऑर्डर किया है कि पेंडिंग मैटर्स में कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा और कोई नया मुकदमा इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा। अशरफ साहब ने, मैं माफ़ी के साथ और बहुत इज्जत के साथ मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। किसी भी रिटायर्ड जज का नाम लेके उसके ऊपर वो आज जब वो अपनी पोजीशन में डिफेंड करने को नहीं, वी शुड अवॉइड डूइंग इट। ये हमारी जो लीगल प्रोसेस है और जो एक सिस्टम है उसका ये तरीका नहीं है कि हम जजेस का नाम लेके उनको क्रिटिसाइज करें। एक जज गलत कर सकता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को रिव्यू भी करती है, क्यूरेटिव पिटिशंस भी होती हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, हम लोग सुबह शाम देखते रहते हैं। तीसरी चीज ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी एक बहुत रिफ्ट की सिचुएशन बन गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हॉल्ट किया है। और ये हम लोग सब लोगों को यकीन रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगी, जो फाइनल जजमेंट देगी, वो कानून की परिधि में होगी, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो हम सब लोगों को मानना है। ये हमारा दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है। जी, मैं 20 सेकंड का वक्त दे पाऊंगा बस। 20 मेरा टाइम जो है मुझे दे दीजिए, फिर मत बुलाइएगा मुझे।
क्यों इतना उखड़े हुए हो आज नहीं हजरत? देखिए ऐसा क्या हो गया? नहीं मेरा सिर्फ कह रहे हो टाइम न देना और ऐसा न करना, जो आगे वैसा न मेरा करना। वक्त है वो मत वो ये कड्डा, अरे क्या इसी में हो दे गया दीजिए सर, आपको? इसी में दे दीजिए मेरा कहना, क्योंकि कुछ बातें कही हैं आपका नाम डॉक्टर फर्रुख खान जी हाँ, ठीक है, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आप पूरी एहतियात बरतिए। ये चीज जो आप मुझे नसीहत दे रहे हैं शायद आपके फैमिली के लिए बहुत काम आएगी कि किसी भी जज पे टिप्पणी ना करें, जजमेंट पे टिप्पणी करना आप चाहिए। मुझे प्लीज जस्टिस एक मिनट अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, बीच में ना बोलिए। एक अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप एडवोकेसी कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, सुनिए मेरी बात। जस्टिस शेखर यादव, अरे बात सुने आप मुझे बात सुनिए, आप बोलिए नहीं बीच में, बोलने से मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, आप अभी नावेशी को के साथ वही कर रहे थे। जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा है, क्यों टिप्पणी कर रहे हैं आप लोग? सिटिंग जज है वो हाईकोर्ट के अंदर, उसके बाद टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बचकाना बातें मुझे ना बताइए, आप होंगे बहुत बड़े अच्छा, सब दूसरी बात, सब बचकाने हैं आपके सामने। बात बोल रहे हैं ना आज मतलब वो ये गलत बात बोल रहे अपने को हैं, टॉप कह रहे हैं कि बन गए टिप्पणी हैं। नहीं कर सकते, हम बिल्कुल Thank कर you, सकते sir. हैं No, sir. टिप्पणी, बिल्कुल टिप्पणी कर थैंक सकते यू, हैं, कौन कह रहा है टिप्पणी नहीं कर धन्यवाद। सकते? ऑल राइट, बताइए सर। 1949 संजय जी में गो पहले अहेड। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। अब दे दीजिए पूरा टाइम। ठीक, बोलिए मेरे कुछ सवाल हैं सर, लेकिन सवाल 60 सेकंड में पूरा कर लो। नहीं हाँ, मतलब हमें रोकिएगा नहीं आप, महत्वपूर्ण ये सवाल। कौन सी बात हुई है? जी नहीं मतलब समय में जी। देखिए, एक इस देश में बहुत बड़ी बात होती है, भाईचारा खतरे में पड़ जाएगा। अभी अशरफ भाई ने संभल की बात कह दी, मुझे याद आ रहा, अभी 5 बजे मैं आपके चैनल पे डिबेट पे था इसी विषय को लेके, तो मैंने कहा था और वो बात जस्टिफाई कर दी अशरफ भाई ने, तो मैंने कहा था कि संभल का जो दंगा है वो जुडिशरी पे दबाव बनाने के लिए किया गया था और इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। देखिए, जस्टिफाई कर दिया आपने। हम तो कह रहे हैं कुर्बानी 4 लोगों हाँ, ने ले लिया। देखिए ये आप लोगों 4 लोगों को कुर्बान कर दिया आप लोगों ने। अशरफ भाई, ये आपकी नई टैक्टिस नहीं है, ये आजादी से पहले की है, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सुनिए, इस देश में सामाजिक सौहार्द कौन बिगाड़ता है? इतनी उत्तेजना की आवश्यकता बिगाड़ते हैं। सीधे सुनिए, दंगा कौन करता है? आग लगाने की बात कौन करता है देश में? हाँ, तो आप कहता है कि शांत देश में आग लग जाएगी, ये कौन कहता है? देश के बंटवारे की बात कौन कहता है? के नाम पे मार दोगे आप, फिर हम खामोश नहीं, रहेंगे। आपको तो रहने का अधिकार उसी दिन सर्वे के खत्म हो नाम गया पे मार दोगे था आप। जब पाकिस्तान आपने ले लिया था। आपने आप नहीं, आप लोगों ने आपका आजादी भारत में ले कोई लिया, रोल है? आपने हिंदू कोई बात रोल है आपका खा आजादी गए, में? आप भारत आपका को खा कोई रोल गए, है? आपका आपने कोई देश रोल को नहीं। बर्बाद कर आप दिया। तो चिट्ठियां लिख रहे थे। बात कर रहे हैं आप तो माफी मांग रहे थे। अरे अपनी बात छोड़िए, आपको कोई हक नहीं है बोलने का, आपने भारत को बर्बाद कर डाला है। आप अपनी बात छोड़िए, आप आज आग लगाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे गले मिल रहे हैं। नहीं, मोदी जी को गले मिलते हैं। नहीं, मोदी जी नहीं, देश में आग लगाने की बात करते हैं। जाते हैं तो अरे वही मदनी शेख को क्या ऐसे बोल गले रहा मिलते था? हैं। मदनी क्या बोल रहा था? मोदी जी ऐसे गले मिलते हैं। बरेलवी नेता क्या बोल रहा था? ऐसे गले मिलते हैं मोदी जी। क्या पहले बात उनको कर रहे हैं समझाइए आप? आप, पहले उनको समझाइए। आपने भारत हिंदुओं को, के साथ मुसलमानों को जो अलग किया कर है, दीजिए, आप उनसे माफ बोलिए। करने लायक नहीं है। आप मोदी जी को बोलिए कि उनको अलग कर आपने जो दीजिए। हिंदुओं के साथ किया है, आप हमारे देश के सरकार साथ में किया हो है। तो करो ना कुछ 1/3 जमीन सरकार में हो, मुसलमानों को अलग कर दो। मुसलमानों को डिवाइड कर दीजिए, मार तो रहे हैं, फेंक दीजिए हिंदू महासागर में, अलग कर अरे दीजिए। हिंदुओं को फेंक दीजिए हिंदू शासन में महासागर और सत्ता में और कर दो। ओके, गोल चेंज कर रहे हैं अपना। देखिए विजय जी, आदरणीय अशोक सिन्हा जी जो है वो संघ विचारक हैं और हम समझते हैं आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और इनकी एक विंग है जो बीजेपी है, वही आरएसएस, जो आरएसएस वही बीजेपी। अरे हमारा मात्र संगठन है संघ, है ना, लेकिन आप इनकी बात से सहमत नहीं है। एक बात नहीं इनकी बात से सहमत नहीं है। मेरी कौन बात सी आने वाली बात दीजिए, से? जो ये बोल रहे थे, मेरी बात क्या आने बोल दीजिए। रहे थे? चलिए आप यही तो देखिए, हम लोग यही बात इंडिया ब्लॉक के लोग और खासतौर से समाजवादी नहीं, ये क्या पार्टी- बोले थे जो इस पे आपत्ति हो गई? मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा राहुल हूँ। से सहमत है? सर, एक अब आप राहुल गांधी सहमत है? आप लोग बताइए। बोलने दीजिए। हम आपकी आप बोले, आप कंटिन्यू। तो देखिए, ये फोन ये बंद कर लो भाई। वो है मात्र विंग है, क्या है पता जो नहीं, भी हो, क्या आपसे कहा, क्या जो भी- मतलब, आप बात कहो। तो जो हम लोग भी तो यही समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया ब्लॉक यही तो कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के लिखे संविधान को और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल गलत। आप पश्चाताप गलत, कर रही है। झूठ। आप जैसे सम्मानित चैनल पर आरक्षण को लेकर पश्चाताप कर रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, संजय लेकिन सहमत नहीं है। कौन? संजय नहीं तो सहमत। इनसे कहते हैं कि हमारा नाता नहीं आरएसएस है, हिम्मत तो कहते हैं क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, असहमत है। नहीं, हाँ? संघ हमारा मात्र संगठन तो है। ये आप बता दिए लेकिन कि उनकी आप बात से संगठन सहमत है। है। आप बता हमें दिए। गर्व है अपने आप संगठन बहुत के बार ऊपर। कह दी, इनका हमें गर्व है, अपने संघ इनके के ऊपर गर्व है। अरे यही तो हम भी कह रहे नहीं, हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं नहीं, आप लोगों को। संघ पे गर्व है हमारे। क्या खत्म करेंगे? इसके ऊपर ये पश्चाताप कर रहे हैं, बताइए
पश्चाताप कर आरक्षण। ओके ऑल राइट, पश्चाताप कर अब आप आरक्षण। दोनों शांत हो जाए। सिन्हा इनकी जी, हिम्मत है। सिन्हा जी खुद ऐसा बोलेंगे। सिंह साहब की हिम्मत है, एक साथ सिन्हा बोल जी, सकेंगे। आप अपना आज पक्ष से खुद नाता रखें। तोड़ दो। सर धन्यवाद आप कह दो आज से नाता सर, तोड़। धन्यवाद। बाबा साहब आप माइक ऑन करो, आपका माइक बाबा बंद, साहब को माइक ऑन आदेश करो। आदर ओके आप गो अहेड। मोदी जी ने दिया आप है। सिन्हा जी आरक्षण समाप्त आप करने शांत लगे हो, आप लोग। सिन्हा जी कर नहीं बोले, पाओगे। आप सर कर शांत। नहीं पाओगे आप लोग। थैंक यू सर। जब कोई गलती आने जब कोई गलती होती है तो आदमी क्षमा मांगता है, वही पश्चाताप है। अब गलती इनके पुरखों ने की या मुगल आक्रांताओं ने की, ये क्यों उसके लिए इतना लड़ रहे हैं कि ये पश्चाताप नहीं करने को तैयार है? कुर्बानी दी है, सुना आपने? नहीं, ये तीन अरे बोलने दोगे, शांत रहो। दीपक जी प्लीज, वो किसी में नहीं बोले, सिन्हा जी किसी में नहीं बोले, उनको अलाउ करिए। इतिहास में जितनी भी 1800 मंदिरों के प्रमाण मौजूद हैं जिनका तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये तो मतलब बुक में उपलब्ध है। रामस्वरूप जी के मंदिर बनाया है, रामस्वरूप जी ने जिस मस्जिद के प्रमाण दिया है। तो आरक्षण कहाँ से आ गया? इस पर आरक्षण ये कहाँ से आ उसके गया? पश्चाताप के लिए तैयार आरक्षण नहीं तो है। पश्चाताप मांगा अभी था 3 मंदिर। आदरणीय अशोक सिन्हा जी ने एक सेकंड तीन मंदिर इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, सुनो। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर, यह काशी का, यह 3 मांगे थे और यह कहा था कि बाकी का हम मांग नहीं करेंगे, मगर यह पश्चाताप करने के लिए यह तैयार नहीं हुए। इन्होंने आज भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बाबरी मस्जिद नहीं भूले। बिल्कुल, ये जब आप नहीं भूले हैं तो हम कैसे भूलेंगे? अपना भूलिए, हम कैसे भूलेंगे? भूलिए, मैं तो नहीं भूलूंगा। हम तो पश्चाताप जब कर रहे हैं। फैसला ही गलत है, आप नहीं करने को फैसला तैयार गलत है, हैं। मैं तो नहीं भूलूंगा। ये सुन लीजिए, 1949 में मूर्ति रखी गई, कौन कहता है? एक सेकंड आप शांत रहे, आप शांत सुन नहीं सुन बोलेंगे। आप बोले, 10 सेकंड और बचा, बोला। तो जब ये देखिए, जब ये होगा तो आप निश्चित मानिए कि कुतुब मीनार मंदिर में सर्वे होकर के लिखा, कुतुब मीनार मस्जिद वो मीनार जो बनी हुई है, मंदिर हो गया, कुतुब मीनार जो बनी हुई एक है, सेकंड हो गया। अरे वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ एएसआई ने लिखा हुआ है। अच्छा, वो भी मंदिर है? 27 हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण हुआ है। ओके। यही तो चाहते हैं हम। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, समय कम है, एक सवाल का जवाब दो। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आरक्षण वाले पर आप अपनी बात बदल, आप बयान वही है या कायम हो? पश्चाताप यानी क्षमा मांगना, सीधी सी बात है। हम व्यवस्था ऐसी संविधान आप में अपनी बनाए बात- हैं, जब तक आवश्यकता आप बात पर कायम हो? हमारे उन गरीब भाइयों को जब भी ओके, all आवश्यकता right, होगी हम नावेशी चालू को। रखेंगे आरक्षण। यह हमारे संघ प्रमुख ने कहा है कि जब तक आवश्यकता होगी आरक्षण अभी तो हम बार-बार कहते हैं कि लागू आरक्षण समाप्त रहेगा। करना यह चाहते हैं पश्चाताप है। बाबा या साहब के गलती लिखे की संविधान को आप लोग माफी है। समाप्त ओके, ऑल राइट, यह गलती की नावेशी माफी को है। गो आरक्षण समाप्त नावेशी को, ये तैयार हम लोग नहीं भी तो ये बात माफी बार-बार मांगने कह रहे हैं। कि इन्होंने इनके सर अब हो गया। ओके, नावेशी को जी, सर मेरी बात नहीं आ पाई थी, मैं बहुत अब आप जल्दी बोलो, अपनी हाँ, बात कह बोलो दूं। बोलो। मुख्य बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज सर की आप मेरी तारीख में मजबूरी कम से समझो, कम- कैसे डिबेट कंडक्ट कराता हूं। बस 20 सेकंड। आप मेरा माल्यार्पण करो सर, बोलो सर। आज की तारीख में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर भाजपा सरकार से नाराज होगा। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 कार्यकाल मोदी सरकार के जो थे वो प्रचंड बहुमत के थे। भारतीय जनता पार्टी अकेले बूते पर सरकार चला सकती थी। वो इस पूजा स्थल जो अधिनियम है, धार्मिक अधिनियम, ये जो कानून है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती थी, बदलाव कर सकती थी, नहीं किया। अभी भी मौका है नीतीश कुमार के साथ में और चंद्रबाबू नायडू को मनाएं और इस कानून में इस बदलाव कर दें। उनके पास ताकत है और उनके ये विचार तो हैं। ये बात आप ऐसे मशरफ को क्यों नहीं समझाते हो? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाह रहा हूं। अशरफ से क्या, अशरफ भाई से क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब, अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई दबाव में ले गई, लिया, दबाव में तो ले लिया, भारतीय जनता तभी आप पार्टी ने भाजपा क्यों को नहीं पा कानून गए। में बदलाव किया? पहले राउंड में कुछ और कह रहे थे। पहले कुछ और क्या बोल कह रहे रहे थे पहले? मैं यही कह रहा था, अब डर मेरी गए बात आप। काट दी गई, मेरा एक वाक्य पूरा नहीं हो पाया। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सैकड़ों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई और इस धन्यवाद कमिटमेंट सर, पर उसने वोट भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर फर्रुख खान आपका और आप सभी अतिथियों का जो मेरे साथ स्टूडियो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का धन्यवाद। और डिबेट की बात डिबेट पे ही छोड़ के जाइए। आप सब बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित करने के लिए। आप सब समझ सकते हैं कि इस तरह की डिबेट आयोजित करना कितना कठिन होता है। नमस्कार।